वेलकम बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। पढ़ाई बेटा बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया रैंक निकालनी है, एकदम एक सीट चाहिए अपने को, बस बढ़िया सी सीट निकालनी है, बढ़िया से रैंक निकालनी है। बच्चों आज हम लोग क्या रिवाइज करने चल रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। बच्चों पहले वाली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेल क्या होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कब सेल को अगर सीरीज़ में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, कब उसका ईएमएफ और वोल्टेज कैसे रिलेट होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड सो ऑन। बच्चों ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किए थे इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 के। तो अगर आपने नहीं पढ़े हों तो जाकर के उस वीडियो लेक्चर को रिवाइज कर लो। वो आपको सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे रिवीजन सीरीज हम लोग में चैप्टर्स हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो जो आज हम लोग क्या रिवाइज करने चल रहे हैं, आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, फिर मीटर ब्रिज वगैरह, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, करंट कितने का होता है, कितने परसेंट पहुंचता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का एक टाइम कांस्टेंट के बाद, उसके जो ग्राफ्स हैं वो क्या होते हैं, पावर के बारे में बात करेंगे, पावर मैक्सिमम कब होती है उसकी बात करेंगे। अगर हम किसी बल्ब को उसके उस रेटिंग पर ना दे करके कंपनी ने बना के दिया उसको 220 वोल्ट के लिए, हम उसे 110 वोल्ट पे सप्लाई पे लगा दें तो उस पर क्या असर पड़ेगा एंड सो ऑन। बच्चों ये सारे कंसेप्ट हम लोग आज कवर करने चल रहे हैं। तो बेटा बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, भले स्पीड बढ़ा के देखना है 1.5, लेकिन पूरा देखना है। कोई भी एक कंसेप्ट भी अगर ऐसा है जो आपका किसी भी कारण वीक है तो उसको वीक नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें लाखों लोगों से compete करना है, हम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टार्ट करें क्या? चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एम मीटर से। एम मीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। कैसे बनती है? गैल्वेनोमीटर से। कैसे बनता है? गैल्वेनोमीटर से। उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को लगा के, यानी ये गैल्वेनोमीटर अगर बना है, मान लो इसमें से करंट आई जी का, इसका रेजिस्टेंस आर जी, मतलब आप ये समझ लो कि अगर ये गैल्वेनोमीटर बना है 5 एम्पेयर का करंट नापने के लिए, तो अगर आपको 5 से कम का करंट नापना है तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई शंट रेजिस्टेंस लगाने की। शंट रेजिस्टेंस कब लगाओगे? जब आपको 5 से ज़्यादा का करंट नापना हो। तो अगर यहाँ से करंट गया आई का, मान लो 10 एम्पेयर का, तो 5 एम्पेयर इधर से चला जाएगा, बचा हुआ 5 एम्पेयर इधर आएगा, यानी आई माइनस आई जी आएगा। बच्चों यही जो है, यही एम मीटर है। यानी अगर आप किसी सर्किट में एम मीटर दिखाते हो तो इसका मतलब उसके अंदर ये काम हो रहा होगा। बच्चों कैसे इसका इक्वेशन बनाओगे आप? ये पोटेंशियल ड्रॉप इस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आई जी यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके बराबर होना चाहिए। बच्चों इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस आर एस, यानी आई माइनस आई जी इंटू शंट रेजिस्टेंस। बच्चों शंट रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल लिया जाता है, क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा करंट उसमें से पास करना है। 5 एम्पेयर अगर इधर से जा रहा है और सपोज तुमको इसमें 15 एम्पेयर नापना हो, 50 एम्पेयर नापना हो, तो बचा हुआ 45 एम्पेयर या बचा हुआ 25 एम्पेयर जो भी कुछ होगा वो इधर से जाना चाहिए। ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल लिया जाता है। बच्चों एम मीटर को क्योंकि सर्किट्स में हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, जहाँ पे भी करंट को नापना होगा वहाँ एम मीटर सीरीज़ में लगाया जाएगा, इसलिए एम मीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा। बच्चों आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? कितना होता है? 0। यानी एक आइडियल एम मीटर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस बेटा कितना होता है? 0, ताकि वो हमारे उस मेन सर्किट पर कोई असर ना डाले। बच्चों अगर इस गैल्वेनोमीटर में 10 डिवीजन्स हो, 10 डिवीजन का मतलब जैसे स्केलिंग बनी रहती है ना, ऐसे 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 ऐसे, जैसे पेट्रोल वाला, जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर में कितनी स्पीड है क्या है, तो उसी तरह से अगर डिवीजन्स बने होते हैं, तो अगर तुमने मान लो नापा है 50 एम्पेयर का करंट, या ये 50 एम्पेयर है और 10 डिवीज़न है, तो 50/10, यानी बेटा इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? 5 एम्पेयर पर डिवीज़न। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसने 50 एम्पेयर का करंट नापा और ये 10 डिवीजन्स हैं, तो इसको आप बोलोगे क्या? 5 एम्पेयर पर डिवीजन। ये है बेटा क्या? एम मीटर। वोल्ट मीटर
कैसे बनता है? वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। बेटा इस मामले में एम मीटर और वोल्ट मीटर एक दूसरे के ठीक उल्टा है। एम मीटर में रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा, बनाने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि उसको तुम कहाँ लगाते हो, कैसे लगाते हो सर्किट में? यस, पैरेलल। तो अगर ये कोई गैल्वेनोमीटर है जिसमें से इतने का करंट फ्लो कर सकता है, ये इसका रेजिस्टेंस है, तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं और वो हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये करंट यहाँ से तो वही जाएगा जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो ये कंप्लीट रीडिंग जो होगी ये वोल्ट मीटर बताएगा। यानी वोल्ट मीटर क्या बताएगा? गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो, यानी आई जी इंटू आर जी, इसको आप जी भी कह सकते थे, प्लस आई जी इंटू आर। बच्चों यही है वोल्ट मीटर। यानी अगर आप कहीं वोल्ट मीटर शो करते हो तो प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हो कि आपने गैल्वेनोमीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा करके ऐसे वोल्ट मीटर को बनाया हुआ होगा। तो बच्चों इसमें अब तुम चाहो तो आई जी को कॉमन निकाल लो, तो आर प्लस आर जी वाला टर्म बन जाएगा। इसमें बच्चों बेटा वही बात होती है कि अगर तुम मान लो 50 वोल्ट नाप रहे हो और डिविजन्स उसमें 10 हैं, तो अब पिछली बार जो 5 एम्पेयर पर डिवीजन था, अब वो बन जाएगा क्या? 5 वोल्ट पर डिवीज़न। तो बेटा जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। उसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रख सको उतना अच्छा। एक आइडियल वोल्ट मीटर का बेटा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। जब तुम किसी सर्किट में जोड़ते हो वोल्ट मीटर की रीडिंग लेने के लिए, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं, जबकि एम मीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में। इसलिए वोल्ट मीटर कोई करंट ना ड्रॉ करे, इसलिए इसका जितना हाई रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा। कहा जाए एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। बेटा एक कंसेप्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो कि कॉमन है कैपेसिटर के साथ में भी। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जैसे एक ऐसा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जिस पर कि अगर रेजिस्टेंसेस एडजस्ट कर दिए जाएं या कैपेसिटर एडजस्ट कर दिए जाएं, मान लो ये रेजिस्टेंस हमारे पास R1, R2, R3, R4, R5 हो। बेटा एक चीज़ का और ध्यान देना, जैसे तुमने रेजिस्टेंस लगाए हैं, अगर इन्हीं जगहों पे तुम कैपेसिटर लगा दो तो बिल्कुल यही जो कंसेप्ट है वो कैपेसिटर के लिए काम कर जाएगा। क्या? कौन सा कंसेप्ट? अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो, यानी अगर R1 बाई R2 ये इक्वल हो जाए R3 बाई R4 के, तो उस कंडीशन में ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। यानी उस कंडीशन में तुम इसमें से रेजिस्टेंस R5 को क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो, उसे हटा सकते हो। मतलब कोई अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया जिसमें रेजिस्टेंसेस का ये रेशो इस रेशो के बराबर हो, तो बेटा आप क्या काम करना, इस बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या करोगे? इसको हटा दोगे, इसको रिमूव कर दोगे। बेटा इसी पर बेस्ड है मीटर ब्रिज का कंसेप्ट। मीटर ब्रिज भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे काम करता है। इसमें क्या होता है, मीटर ब्रिज में 2 रेजिस्टेंस और ये एक वायर होती है। बेटा मीटर ब्रिज कहने का मतलब ही हुआ कि ये जो वायर है ये क्या होगी? ये 1 मीटर की होगी और यहाँ बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा के इसमें ऐसे लगा देते हैं और ये कोई बैटरी से कनेक्टेड होती है। मीटर ब्रिज देखो कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक रेजिस्टेंस तुम्हारे लिए अननोन होता है। तो जैसे मान लो कोई एक रेजिस्टेंस, जैसे ये अगर हम लोग कहते हैं कि R1, R2 इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस अपने लिए अननोन हो, तो मीटर ब्रिज में क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर को ऐसे यहाँ से फ्लो कराते रहते हैं। ये जो पूरी लंबाई है ये है 1 की, मान लो ये दूरी x की है, तो ये दूरी 1 माइनस एक्स की होगी, 1 मीटर माइनस एक्स। तो जैसे ही ये कंडीशन आएगी कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस आप जैसे शॉर्ट कर दे रहे हो या इसको कह रहे हो आप हटा दे रहे हो यहाँ से, तो प्रैक्टिकली आप कह सकते हो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल्स एक बराबर हो गए, पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल हो गए, या दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, ये जो रेशियो है
यानी इसमें होता क्या है कि नीचे एक स्केल लगा होता है। बेटा अगर स्कूल में तुमने इसका प्रैक्टिकल देखा होगा, किया होगा, तो इसमें नीचे ऐसे एक स्केल लगा रहता है। तो ये दूरी नाप लिया, मान लो ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बेटा ये कितना होगा, ये 60 सेंटीमीटर होगा। तो उसमें क्या होता है कि ये जो रेशो है यानी R1/x ये बराबर होता है R2/1 - x। तो इसमें अगर हमारे पास कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर अननोन है तो हम उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो मीटर ब्रिज का इस्तेमाल बेटा कैसे करते हो, ये किस पर बेस्ड है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, मीटर ब्रिज का पूरा कंसेप्ट। ठीक है बेटा, कहीं अगर कोई डाउट होगा तो उसको तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ नापता है। ये करता कैसे है काम को भाई, पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है। पोटेंशियोमीटर में एक नॉन सेल होती है, ये कोई रेजिस्टेंस है जो हम लोग उसका मेन कंसेप्ट समझते हैं, ये एक वायर होती है और इधर कोई अननोन सेल लगी होती है, ये सेल है जो कि अननोन है। तो इसका ईएमएफ मान लो ये नॉन सेल है E0R, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका एक रेजिस्टेंस अगर हम लोग कहते हैं R, और ये वायर है जिसकी लेंथ है L और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, और ये कोई सेल है जिसको हमें नापना है, मतलब ये हमारी अननोन सेल है। तो बेटा पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब ये पोटेंशियल ड्रॉप इस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इसमें करते क्या हैं, जैसे एक बार इस असेंबली को हम लोग फिर से समझें कि ये कोई सेल है जिसका ईएमएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक वायर है, बल्कि ये काम करते हैं, इसके जो 2 पॉइंट्स हैं उनको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये हमने ए और बी नाम दे दिया। तो करंट जो फ्लो करेगा, करंट वो इस रास्ते से फ्लो करके जाएगा इसमें। बैलेंस कंडीशन में बेटा ये बात ध्यान रखो कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें से कोई करंट पास नहीं करता। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए और बी के बीच में निकालना हो तो उससे पहले हमें करंट को निकालना होगा। चलो यहाँ निकालते हैं। करंट कितने का होना चाहिए, अब करंट चूँकि इस सर्किट में फ्लो कर रहा है तो वो होना चाहिए E0 सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ दो, R प्लस R0 प्लस स्मॉल r। अब ए और बी के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है, करंट I इंटू रेजिस्टेंस R0, ये पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस VAB बाय लेंथ। बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होगा पोटेंशियोमीटर उतना सेंसिटिव होगा, मतलब आप उससे अब जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं वो भी नाप सकते हो। यानी अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्केल है जो मीटर का है, यानी इतना बड़ा सा है, तो उससे तुम मीटर के मल्टीपल्स नहीं नाप सकते हो, 10 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर। लेकिन अगर कोई ऐसा स्केल है जिसमें कि मिलीमीटर्स है तो तुम उससे और शॉर्ट रीडिंग्स भी नाप सकते हो, तुम 3.4 मिलीमीटर भी नाप सकते हो एंड सो ऑन। तो वही बात है कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा हो गया, यानी जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियोमीटर का जो के है यानी जो उसका ग्रेडियंट है वो और छोटा होता जाएगा, और छोटा होने का बेटा मतलब क्या निकला कि पोटेंशियोमीटर विल बिकम मोर सेंसिटिव। अब देखो कैसे इसकी जो अननोन सेल की रीडिंग है वो कैसे निकल आती है। सपोज ये डिस्टेंस है x का, तो बेटा क्या करोगे, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनटू ये डिस्टेंस x जो होगा ये अननोन सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर को इसीलिए आइडियल वोल्टमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी सेल से कोई भी करंट या किसी सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता जब उसको बैलेंस कंडीशन मिलती है तब। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस में एक बात का ये भी ध्यान रखना कि एग्जामिनर जो तुमको रीडिंग देगा वो पॉजिटिव एंड से दे रहा है या निगेटिव एंड से। ये नॉन सेल है तो ये पॉजिटिव सिरा होगा, और ये बेटा कौन सा सिरा कहलाएगा, बोलो, निगेटिव सिरा। तो पोटेंशियोमीटर किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ नापता है, क्यों, क्योंकि उस बैलेंस कंडीशन में बेटा उसमें से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है।
ठीक है। चलो अब सीखा जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बेटा अगर हमने किसी सेल के साथ में एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया, ये सेल स्विच को यहाँ पे गिराया जाए और हमें निकालना हो इसमें करंट का टाइम के साथ रिलेशन, हमें इसमें चार्ज का रिलेशन निकालना हो टाइम के साथ में, तो ये केस बना बच्चों किस चीज़ का, ये बना चार्जिंग का। तो इसमें Q इज इक्वल टू, यानी किसी भी इंस्टेंट चार्ज Q नॉट वन माइनस बोलो क्या होगा, e की पावर माइनस टी बाय आर सी। और बेटा इसमें जो करंट होगा वो I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। मतलब चार्जिंग के दौरान जब तुमने स्विच को जैसे ही बंद किया, इसको t इक्वल टू 0 बोलोगे, धीरे धीरे करंट जो कैपेसिटर है धीरे धीरे चार्ज होता जाता है, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है वैसे वैसे करंट घटता जाता है। तो करंट पहले मैक्सिमम होता है और फिर वो घटता जाता है, और एक बार जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो चुका है तो करंट हो जाता है 0। तो ये वैल्यूज हमको याद रखनी होंगी, ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। टी की पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम लोग ले लें, टी की वैल्यू अगर 0 ले लें, बेटा टी की वैल्यू 0 का मतलब जैसे ही स्विच को तुमने गिराया, तो जब टी की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो ये आएगा 1, इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 होगा। अब करंट को देखो, तो टी की वैल्यू 0 रखोगे तो करंट इसका मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर फ्लो कर रहा होगा, और अगर ऐसा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होगा, और वही होगा जो सेल का है। यानी कहने का मतलब बेटा क्या हुआ, जब तुमने स्विच को बंद किया तो उस समय कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था, लेकिन करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर था और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम था, और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर, सेल के पोटेंशियल के बराबर। जब एक लंबा समय बीत गया यानी t टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, अब जरा देखो बेटा क्या होगा इस पर, जब इसको इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0, इसका मतलब जो चार्ज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ चलेगा, इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ चलेगा। बेटा इसमें जो Q नॉट है वो क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, Q नॉट ये क्या है, C इंटू वी। और अब इस इक्वेशन पे जरा ध्यान दो बेटा, तो ये डिनोमिनेटर में है, t की वैल्यू जब बड़ी होगी तो करंट इसका मतलब 0 की तरफ चलेगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 की तरफ चलेगा। इसका मतलब ये निकला कि जब आप उसको चार्जिंग जैसे जब कर रहे हो तो पहले करंट मैक्सिमम है और बाद में करंट बेटा क्या हो रहा है, घटते हुए 0 की तरफ चला जा रहा है जब कैपेसिटर चार्ज हो जा रहा है पूरी तरह। और इसी को आप बोलते हो क्या, स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसी को स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, इसी को, ठीक है। इसी में एक कंसेप्ट आता है टाइम कांस्टेंट का। तो बेटा टाइम कांस्टेंट और कुछ नहीं होता, बस वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कि एक्सपोनेंशियल पर जो पावर है बेटा क्या हो जाए, कट जाए। यानी टी की कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो इसको काट दे, यानी क्या, आरसी। तो जब एक टाइम कांस्टेंट बीतता है तो बेटा इसकी वैल्यू यहाँ 0.37 आएगी, तो चार्ज 0.63 ऑफ Q नॉट होता है। यानी जब एक टाइम कांस्टेंट बीतता है तो उस समय चार्ज अपने मैक्सिमम के 63% पर होता है। इसका मतलब बेटा करंट अपने मैक्सिमम के 37% पर होगा। और यहाँ ये आई नॉट कितने का होगा बोलो, क्या लिखें इसको, V/R। ठीक है बेटा, अभी हम लोग इसमें कई कंसेप्ट्स कवर करेंगे, तो पूरा लेक्चर देखो और अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाओ। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है, कंसेप्ट ऐसा है जो तुम्हारा किसी भी रीज़न से बेटा अगर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी एक क्वेश्चन भी हमें एग्ज़ाम में कोशिश ये करनी है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें। एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, कंपटीशन में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक एक नंबर पे बहुत सारी फाइट होती है। तो एक क्वेश्चन तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई बेटा। इसके ग्राफ्स, चार्ज का ग्राफ अगर देखोगे तो चार्ज का ग्राफ कैसे बनता है बताओ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना। चार्ज अपनी 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो चार्ज का जो ग्राफ है कुछ इस ढंग से सैचुरेट हो जाएगा आगे जाके अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ टाइम के साथ। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बेटा किसका होना चाहिए, VC का। यानी
कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा। करंट का ग्राफ अगर देखें तो करंट का ग्राफ टाइम के साथ करंट पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है और फिर ज़ीरो की तरफ चला गया। और इसी बात को अगर अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के लिए देखा जाए, वी आर का टी के साथ ग्राफ देखा जाए, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो वैल्यू की तरफ चलता है। तो ये बेटा किसकी बात हो गई? जब आप चार्जिंग कर रहे हो। जब आप डिस्चार्जिंग करते हो, डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि कैपेसिटर जब पूरी तरह से चार्ज है तब उसको आप ऐसे कनेक्ट कर देते हो, यानी जो सेल है वो बाहर हो जाती है। अब सेल अब सर्किट से बाहर हो गई। ये स्विच मान लो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया, सेल बाहर हो गई, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था, प्लस और माइनस। तो बेटा इसमें चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, करंट I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यानी बेटा इसमें जो डिस्चार्जिंग का जो केस होता है उसमें चार्ज भी, क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज है, भाई वो बैटरी तो है नहीं जो अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके करंट को मेंटेन रख पाएगी, तो वो जितना देर तक भी अपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख पाए, घटते घटते वो ज़ीरो की तरफ चला जाएगा, तो चार्ज भी घटेगा और करंट भी घटेगा। इसका मतलब बेटा इसमें क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ ध्यान देना, टी इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया उसको तुमने स्विच को बंद करके डिस्चार्ज अलाउ किया है, तो टी इक्वल टू ज़ीरो पर करंट और चार्ज ये दोनों ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर, चार्ज भी मैक्सिमम है और करंट भी मैक्सिमम है। लेकिन t टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब आप एक लंबा समय बिता दोगे तो ये दोनों ही वैल्यूज़ ज़ीरो की तरफ चली जाएंगी, Q भी और I भी। इनके अगर हम लोग ग्राफ्स की बात करें तो ये जो ग्राफ होंगे बेटा, ये दोनों ग्राफ्स सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों ही घटते हुए जीरो की तरफ जा रहे हैं। दोनों ही घटते हुए जीरो की तरफ, मतलब चार्ज भी घट करके और करंट भी घट करके। तो दोनों का ही जो ग्राफ है उसका जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा होगा। यानी चार्ज ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से घटते हुए जीरो की तरफ, और जो करंट है वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से घटते हुए किधर की तरफ, जीरो की तरफ। अगर बेटा बात की जाए इसमें एक टाइम कांस्टेंट पर, यानी जब t इक्वल टू टाउ या इक्वल टू आर सी, तो E की वैल्यू -1 होता है 0.37, तो इसका मतलब चार्ज भी अपने मैक्सिमम के 37% पर होगा और करंट भी 37% पर अपने मैक्सिमम वैल्यू का होगा। ठीक है, तो बच्चों ये रिवाइज किया हम लोगों ने कैपेसिटेंस का जो कंसेप्ट है, यानी जो रेजिस्टेंस के साथ में जो उसको आप कंबाइन करते हो तब उसको। क्लियर बच्चों? पावर क्या होता है? पावर को आप कैसे डिफाइन करते हो? पावर वर्क पर यूनिट टाइम, या कह लें वी आई, आई को अगर आप लिख दो, वी को लिख दो अगर आई आर, तो ये वी आई स्क्वायर आर, या इसी को बेटा आप क्या कह सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर। आसान है ना? तो कोई एक फार्मूला ध्यान रखो, तो ज़रूरत पड़ने पर बाकी फार्मूले निकल आएंगे। अब डिपेंड करता है कौन से फार्मूले का कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आई स्क्वायर आर का ज़्यादा इस्तेमाल होगा कब, जबकि सीरीज़ कम्बिनेशन हो, क्योंकि करंट सेम हो जाएगा। वी स्क्वायर बाई आर बेटा ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होगा, जहाँ वोल्टेज सेम हो जाए, यानी पैरेलल कम्बिनेशन। इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेटा कहाँ होगा, वी आई का, जब आप उसको बैटरी से कंपेयर करोगे। जैसे अपने पास 3 बल्ब्स हों, 100 वाट के, 40 वाट के और 60 वाट के, और इनको हमने किसी कम्बिनेशन से लगा दिया 220 वोल्ट से, और ये सारे बल्ब्स अपने पास सेम वोल्टेज के हैं, यानी 220 वोल्ट के हैं। ये 100 वाट का, ये 60 वाट का और ये 40 वाट का। 60 वाट, 100, या पहले 100 लिख लेते हैं, 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट। तो बेटा रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हो क्या, वी स्क्वायर बाई पी। यानी अगर ये बल्ब्स बने हैं 220 वोल्ट के लिए,
तो 220 इसका स्क्वायर बटे पावर, तो अगर आप पावर लिखोगे तो इसका मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस बेटा सबसे कम है ना। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो सबसे कम किसका है, सबसे कम 100 वाट का, उससे ज़्यादा है 60 वाट का, और सबसे ज़्यादा बेटा किसका है 40 वाट का। तो अगर तुमने इनको सीरीज में लगा दिया तो सबसे ज़्यादा रोशनी कौन देगा, क्योंकि करंट सेम, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा, इसका मतलब पावर ऑफ 100 वाट सबसे कम होगा। बेटा एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर तुमने गलती से इन 3 बल्ब्स को सीरीज में लगा दिया तो जो जो बल्ब सबसे कम पावर का है वो सबसे ज़्यादा रोशनी देगा। बात सुनने में कितनी अजीब सी लग रही है, क्योंकि 100 वाट का बल्ब तो 40 वाट से महंगा मिलता है भाई। तो कोई 100 वाट का बल्ब भी लेकर के आया और वो उसको कम रोशनी दे, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। लेकिन बेटा इसमें गलती कहाँ हुई है, इसको सीरीज़ में कंबाइन किया गया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर अपने पास एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है और इसको अगर हम कनेक्ट कर दें किससे, इसको हम कनेक्ट कर दें 110 वोल्ट बैटरी से, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस कितना है पहले ये निकाल लो किस फॉर्मूले से, V²/P, तो 220 का स्क्वायर बाय P दैट इज 100 वाट। तो अब इसकी जब तुम नई पावर निकालोगे बेटा तो वो कैसे, वोल्टेज कितने का दिया तुमने 110 का, रेजिस्टेंस कितने का है 220 का स्क्वायर बटे 100, कैलकुलेट करो अब इसको। तो बेटा ये ऊपर गया 100, इसको यहाँ से काटो तो ये 100 बटे 4 यानी 25 वाट की रोशनी। इसका मतलब अगर हम एक 100 वाट के बल्ब को जो कंपनी ने बना के दिया कि 220 वोल्ट पर आप चलाइएगा भाई इसको, तो ये 100 जूल पर सेकंड की रोशनी देगा, लेकिन उसे हमने जोड़ दिया 110 वोल्ट से तो वो सिर्फ 25 वाट के बराबर रोशनी दे रहा है। बेटा कई बार देखा होगा घरों में कभी कभी जब वोल्टेज बहुत कम आ जाता है तो फिलामेंट ऐसे जलता है कि जैसे उसको घूर के देखा जाए तो पता चले कि उसमें कुछ रोशनी आ भी रही है कि नहीं, वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बुझा हुआ हो। ठीक, तो वो इसी कारण होता है, क्योंकि जो उसको कंपनी ने बना के दिया वोल्टेज के लिए वो आप दे नहीं रहे हो, आप उसको बहुत कम दे रहे हो। अब इसी में बेटा आप देख सकते हो अगर ये और कम हो जाए तो ये और कम होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो पैरेलल आती है, मतलब अगर हम इन्हीं बल्ब्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे दें तो हम यही देखेंगे कि जिसका वोल्टेज ज़्यादा है वही हमें ज़्यादा रोशनी देगा। एक बार फिर से ज़रा इस कैलकुलेशन में लौटो, रेजिस्टेंस V²/P था, तो अब वोल्टेज अगर सेम हो गया तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। मतलब अगर हम इन्हीं बल्ब्स को 100, 60 और 40 को इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दें किससे, 220 वोल्ट सप्लाई से, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसकी पावर सबसे ज़्यादा। इसका मतलब उस स्थिति में हमें 40 वाट की पावर सबसे कम मिलेगी, उससे ज़्यादा 60 और सबसे ज़्यादा 100 वाट का बल्ब। बच्चों जो घर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो लोग करते हैं बिजली मैकेनिक्स, उन्हें भले ही ये ना पता हो कि सीरीज़ क्या है पैरेलल क्या है, लेकिन उन्हें बाय एक्सपीरियंस ये पता होता है कि कनेक्शन को करना कैसे है। तो वो पैरेलल कनेक्शन देते हैं हमेशा सेल्स का, जैसे बैटरी लगती है तो उसका पैरेलल कनेक्शन देते हैं ताकि हर जो बल्ब है या हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई मिले जिससे वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। चलो बेटा अब इसका लास्ट कंसेप्ट, अगर चलो इतने में ही निपटा लेते हैं। अगर कोई सेल है और उसको तुमने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया E, ये कैपिटल R, तो बेटा इसमें पावर मैक्सिमम कब होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में करंट निकाल सकते हो क्या, E/2R बोल सकते हो। अब चाहे कैपिटल R बोल लो चाहे स्मॉल r बोल लो। तो बेटा जो पावर होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, I²R, तो E/2R का स्क्वायर इंटू R दैट इज
E²/4R। मतलब अगर कोई सेल है अपने पास और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पद कुछ दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये पूछा जाए या ये देके ये पूछा जाए, तो बेटा इस कंसेप्ट को ध्यान रखो कि किसी भी सेल के थ्रू इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम कब होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो करंट आ गया, करंट आ गया तो पावर आ गई। ठीक है, चलो बेटा, तो ये हम लोगों ने रिवाइज किया करंट इलेक्ट्रिसिटी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 को। इसी तरह से बेटा हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कुछ कमेंट लिखो उसमें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब द चैनल, पुट द नोटिफिकेशन ऑन, और बेटा खूब कस के मेहनत करो, खूब जम के मेहनत करो। कुछ दिन की बात और बची है, एग्ज़ाम तुम्हारा नज़दीक है। एक बढ़िया रैंक से सिलेक्शन लो, एक बढ़िया रैंक जिसको कि तुम दिखा सको, जिससे तुम बता सको, जो तुम्हारे पूरी लाइफ की एक अचीवमेंट होगी। ठीक है बच्चों, इस क्विक रिवीजन सीरीज़ के ज़रिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके मंजिल की तरफ धकेला जा सके। जैसे बेटा वीडियो बना के मैं देता हूँ, तो जो टेक्निकल टीम है वो इसमें बाकी सारे काम करती है, तो सब लोग मिल करके एक प्रयास यही कर रहे हैं कि तुम लोग एक अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो। बेटा अगर किसी टॉपिक पर तुम लोगों को पहले रिवीजन करना हो, वैसे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, बहुत सारे चैप्टर्स का ऑलरेडी इसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर लगे कि नहीं सर हमें इस टॉपिक का रिवीजन आप पहले करा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। तो बच्चों बंद करें आज का लेक्चर। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू।